हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंडोसिम्बायोसिस। आप जानते हो कि यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, उन दोनों के लिए जो है एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी बताई जाती है। तो एंडोसिम्बायोसिस क्या है, एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी क्या है, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट कैसे बन गए, ये सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी हॉस्टल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे वह रेगुलरली वीडियो के लिंक्स जो है वो भेजे जाते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे नोट्स भी कुछ अपलोड किए जाते हैं, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट है सेल बायोलॉजी की, जो हम सीरीज चला रहे हैं, एंड इट इज कंटिन्यूअसली 10th लेक्चर रिलेटिंग विद द सेल बायोलॉजी। सो सेल बायोलॉजी का जो यूनिट है इन द पेपर सेकंड ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको ये पूरे 10 वीडियो जो है ये काम में आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एंडोसिम्बायोसिस। नाउ सी, the symbiosis is a close relationship between the organisms of the different species that live together। जैसे हम symbiosis, ये जो वर्ड है symbiosis, इसका मतलब होता है कि टू ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल स्पीसीज ए और स्पीसीज बी जो है साथ में रहते हैं, और ये डिफरेंट स्पीसीज होती है। जैसे हम इसके लिए हम पहले भी लाइकेंस के एग्जांपल देख चुके हैं, राइट। लाइकेंस में एक स्पीसीज जो होती है वो अलगी होती है, और दूसरी जो स्पीसीज होती है वो फंगाई होती है। तो सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट स्पीसीज अगर एक साथ रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। अब उसका यहाँ क्या रिलेवेंस है, अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पहले वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन बाद में वो साथ में आके यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गए, एंड इस वजह से हम उसे सिम्बायोसिस कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे दो स्पीसीज जो है वो एक साथ आई थी। ओके, सो द थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस proposes that some of today's eukaryotic organelle evolved by the symbiosis in which one species of prokaryotes was engulfed and lived inside the other species of the prokaryotes that was precursor of the eukaryotes। मतलब क्या है कि आज जो theory of symbiosis बताई जा रही है वो ये प्रपोज करती है कि वह एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब वो बैक्टीरियल सेल की तरह वह एक ऑर्गेनिज्म था, और इस ऑर्गेनिज्म को दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया, एनगफल कर लिया। मतलब वो दोनों सिम्बायोसिस में आ गए। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि दो सेल जो थी वो साथ में रहने लगी। लेकिन जो ये सेकंड वाली सेल थी, यही बाद में जाके प्रीकर्सर बनने वाली थी यूकैरियोटिक सेल बनने के लिए। मतलब यूकैरियोटिक सेल जिस सेल से बनने वाली थी उसी सेल के साथ जो है इस प्रोकैरियोटिक सेल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ था। तो ये पहली प्रोकैरियोटिक सेल और जो दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल है जो बाद में यूकैरियोटिक सेल बनने वाली थी, इन दोनों के बीच में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ तब जाके यूकैरियोटिक सेल क्रिएट हुई, ऐसा कहना है थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस का। सो अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस देयर इज अ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज अ सेकंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरा प्रोकैरियोटिक वाला ऑर्गेनिज्म था वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या था, प्रीकर्सर था। ओके, तो ये जो पहला वाला स्पीसीज है और ये दूसरा वाला स्पीसीज है, ये दोनों साथ में आके रहने लगे यहाँ पे, और इस वजह से क्या हुआ कि पूरा जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ। दिस इज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस। और जैसे हम जानते हैं कि वो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है यहाँ पे, कि जो पहला वाला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में आया, जो यूकैरियोटिक सेल बनाने का प्रीकर्सर था, वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है या फिर वो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ऐसे ऑर्गेनल्स है जो ऐसा लगता नहीं है कि पहले यूकैरियोटिक सेल के इवोल्यूशन में थे, लेकिन वो सडनली वहां पे आ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको इनगफल किया गया है सेल के अंदर। ठीक है, अब उनको उनको एनगफल किया गया है या फिर एंडोसिम्बायोसिस वहां पे हुआ है, इसके क्या प्रूफ है, तो हम प्रूफ भी अभी डिस्कस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस जो है कि वहां पे दो प्रोकैरियोटिक सेल साथ में आए, उसमें से जो दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल था वो यूकैरियोटिक सेल बनाने के लिए प्रीकर्सर बनने वाला था, और दोनों मिलके यहाँ पे जो है यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन उनकी वजह से हुआ, ऐसा थ्योरी ऑफ सिम्बायोसिस का कहना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बायोन थ्योरी, द एनगफल्ड prokaryotes provides their host certain advantage associated with the metabolic abilities। जो एंडोसिम्बायोन थ्योरी है उसके हिसाब से जो जिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इनगफल्ड किया गया था, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जरूर उस दूसरे सेल को जिसने इनगफल किया था उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे थे, तभी जाके उनका इनगफलिंग उनके सेल बॉडी में हुआ था। ये जनरली थी कि मेटाबॉलिक एबिलिटीज, जैसे आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल एंड इट कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन। ओके, वहां पे रेस्पिरेशन जो है वो सबसे मेजर रोल वहां पे प्ले होता है। और उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हैज द एबिलिटी टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इन दोनों के पास अगर आप केयरफुली देखो तो दोनों के दोनों उनकी मेटाबॉलिक एबिलिटी जो है वो अपनी खास है। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन कर सकता है, दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और दोनों की ये मेटाबॉलिक एबिलिटीज जो थी उस होस्ट सेल के लिए वो
एडवांटेजेस थी, इसीलिए उस होस्ट सेल ने जो है उनको एनगफल किया था, वहाँ पे एंडो सिम्बायोसिस का प्रोसेस हुआ था। तो वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एडवांटेज होने की वजह से ही जो होस्ट सेल थी, वो इंटरेस्टेड थी इन द इनगफलिंग ऑफ दीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? नाउ सी, the two eukaryotic organelles are believed to be the descendants of these endosymbiotic prokaryotes are the mitochondria, which are thought to have originated as bacteria capable of carrying out the oxidative metabolism, and the chloroplast, which apparently arose from the photosynthetic bacteria. देखिए, जैसे हम बातें कर रहे थे कि जो दो ऑर्गेनल थे जो एंडोसिम्बायोसिस से माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल में आगे वो थे माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ऐसा बोला जाता है कि ये एक बैक्टीरिया था पहले। माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरिया था, और ये जो बैक्टीरिया था इसके पास ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का कैपेबिलिटी था, ठीक है, जिसे हम रेस्पिरेशन जनरली कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो था उसके पास ये एबिलिटी थी। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया इंडिविजुअल बैक्टीरिया था और उसके पास ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की कहते कैपेबिलिटी थी। सेकंड जो क्लोरोप्लास्ट था, वो भी इंडिविजुअल बैक्टीरिया था या फिर वो प्रोकैरियोट था, और वो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया था, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसाइजिंग जो बैक्टीरिया था और जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म रखने वाला जो माइटोकॉन्ड्रियल बैक्टीरिया था, इन दोनों बैक्टीरिया को ऐसे कहा जाता है कि एक सेल ने इनको एनगफल किया। अब वो जो सेल थी, जिस सेल ने इनको एनगफल किया, वो सेल माना जाता है कि वो यूकैरियोटिक सेल बना रही थी तब, ठीक है। मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी, तब यूकैरियोटिक सेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, तो तब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने एनगफल कर लिया, और फिर वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट को भी वहाँ पे एनगफल किया गया। तब जाके यहाँ पे जो यूकैरियोटिक जो सेल है आज की डेट में जिसको हम स्टडी करते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल ऐसे इवॉल्व ही होगी, ऐसा कहना है एंडोसिम्बायोट थ्योरी का, ओके। उसके हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे, ये दोनों पहले बैक्टीरियल कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म थे, जिसको बाद में एक सेल ने एनगफल कर लिया, जो आगे चल के यूकैरियोटिक सेल बन गई। नाउ सी, द एंडोसिम्बायोट थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द वेल्थ ऑफ द एविडेंसेस। देखिए, इसके सपोर्ट में, ये जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी है, इसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस है। मतलब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंडिविजुअल बैक्टीरिया रहे होंगे। देखिए, इसका पहला रीजन देखते हैं। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन्स, ओके। आपने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन है उसमें, और उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी क्या है, दो स्ट्रक्चर है, ओके। So chloroplast has the two membranes, as well as the mitochondria is also has the two membranes. Now the inner membrane is probably evolved from the plasma membrane of the engulfed bacterium. तो ऐसा बोला जाता है कि इसमें से जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट का समझ लीजिए आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर वाला मेम्ब्रेन है सेकंड वाला, ये इनर वाला मेम्ब्रेन ऐसा हो सकता है कि जो इनगफल्ड किया गया था बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है। जो बैक्टीरिया इनगफल्ड हुआ था उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो था, ओके। और उसके बाद while जो सेकंड वाला आउटर जो मेम्ब्रेन था, इट इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द होस्ट। मतलब जो होस्ट सेल था उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहा होगा, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल था। तो जो आउटर मेम्ब्रेन था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एनगफलिंग की वजह से वहां पे तैयार हुआ था। तो यहाँ पे अगर यूकैरियोटिक सेल बनने की प्रोसेस चल रही थी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑलरेडी वहां पे न्यूक्लियस रहा होगा और वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहा होगा, तो जब इस सेल को एनगफल किया गया, फॉर एग्जांपल इस क्लोरोप्लास्ट की बैक्टीरियल सेल को जब इनगफल किया गया, तो हो सकता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके पास सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, तो उसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां रही होगी, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वाली मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन आई होगी, वो आई होगी ड्यू टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होस्ट सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो है सेकंड मेम्ब्रेन वहां पे बनी होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये जो दो मेम्ब्रेन बनी है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दिस इज ड्यू टू द एंडोसिम्बायोसिस। जो पहली इनर वाली मेम्ब्रेन थी वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ही रही होगी, जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जब इनगफल कर लिया तो उस बैक्टीरिया की ही मेम्ब्रेन रही होगी। और जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है, हो सकता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन रहा होगा जो होस्ट सेल में प्रेजेंट था उस वक्त, ओके। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास दो दो मेम्ब्रेन है, और दो दो मेम्ब्रेन होने का यही रीजन वहां पे बताया जाता है। सेकंड एविडेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट द सेम साइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए, अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, तो दोनों का साइज एक जैसा लगता है बिल्कुल, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लीजिए उसका साइज, और बैक्टीरिया को देख लीजिए उसका साइज। यहाँ पे देखिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर बैक्टीरियल सेल देखोगे तो बिल्कुल सेम साइज की बैक्टीरियल सेल ऐसी ही होती है, ओके। एंड द क्रिस्टी फॉर्म बाय द इनर मेम्ब्रेन्स रिसेंबल द फोल्डेड मेम्ब्रेन्स ऑफ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्रिस्टी में कन्वर्ट हो गई, इनफोल्डिंग्स हो गई है उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तो उसमें हमने एक जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन दिखाया है बैक्टीरिया में।
देखिए वो इनर इनफोल्ड होती है ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर से कंटिन्यू होती है। ओके, ऐसे इनफोल्डिंग्स वो दिखाती है और फिर से कंटिन्यू होती है, और तब हमने इन इनफोल्डिंग्स को जो कहा था वो नाम था मिजोजोम्स। ठीक है, तो मिजोजोम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया में बड़े कॉमन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है बैक्टीरिया में, हम उसे मेसोसोम कहते हैं। तो उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन भी इनफोल्ड होती है अंदर की तरफ। तो ये सेकंड एविडेंस है कि वो कभी ना कभी बैक्टीरिया रहा होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्ड होना अंदर की तरफ ये बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे कि वैसे हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था पहले वो बैक्टीरिया ही रहा होगा। दिस इज द सेकंड एविडेंस कि क्रिस्टी तैयार होना या फिर मेसोसोम तैयार होना या फिर क्रिस्टी और मेसोसोम में सिमिलैरिटीज दिखना, ये सेकंड एविडेंस है कि बैक्टीरिया कभी ना कभी पहले, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कभी ना कभी पहले बैक्टीरिया रहा होगा। राइट नाउ सी द थर्ड वन, द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम। देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि साइज स्ट्रक्चर में जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम होता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो एक जैसा होता है। जैसे 70th टाइप ऑफ जो ये होता है राइबोसोम, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और 70 सेम टाइप का राइबोसोम हमें बैक्टीरियल सेल में भी देखने को मिलता है। तो बैक्टीरियल सेल हो या फिर माइटोकॉन्ड्रियल सेल हो या फिर क्लोरोप्लास्टल सेल हो, वहाँ पे सब में 70 टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो ये जो सेम राइबोसोम देखने को हमें मिलते हैं, दिस प्रोवाइड द थर्ड एविडेंस की दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। अगर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए और बैक्टीरियल सेल को देखा जाए, तो राइबोसोम जो देखने को मिलते हैं हमें वो 70 टाइप के देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वो भी कभी ना कभी प्रोकैरियोट रहे होंगे। नहीं तो यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में हमें 80 राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकिन 70 टाइप ऑफ राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी ना कभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। सी द नेक्स्ट एविडेंस, the both mitochondria and the chloroplast contain the circular molecule of DNA similar to those of the bacteria। देखिए अगर आप सेल देखोगे यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल है कि उनके पास खुद का अपना डीएनए है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी डीएनए होता है, और ये सर्कुलर डीएनए है। और यही सर्कुलर डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसी तरह होता है, जो नेकेड होता है। राइट, तो माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर जैसा डीएनए होता है वैसा ही सेम डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलता है? इट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दिखने वाला जो सर्कुलर डीएनए है वो मैच करता है, किसके साथ मैच करता है? वो मैच करता है बैक्टीरियल सेल के साथ। तो ये प्रोवाइड करता है फोर्थ एविडेंस कि क्यों बैक्टीरियल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की सेल हमें एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ये प्रूव करते हैं कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे वो बैक्टीरियल कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म थे, जिसको बाद में यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया, उसने उन्होंने इनगफल कर लिया, और इनगफल करने की वजह से ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इन यूकैरियोटिक सेल में वो आ गए, और यूकैरियोटिक सेल की जो ये थी कैपेबिलिटीज थी वो ड्रास्टिकली बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीडेटिव वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म था वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म कर सकता था, और फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो था वो क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म कर सकता था। ओके, सो दैट इज वाई जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी हो या फिर ऑक्सीडेटिव वहाँ पे रेस्पिरेशन की जो कैपेसिटी हो, वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में आने की वजह से ड्रास्टिकली बढ़ गई। राइट, नाउ सी फाइनली अगर फिफ्थ एविडेंस की अगर हम बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंपल फिशन से डिवाइड होता है। ओके, स्प्लिटिंग टू इनटू जस्ट एज द बैक्टीरियल सेल डू। ये जो सिंपल फिशन है, ये फिशन का टेक्निक हमें बैक्टीरिया में दिखाई देता है और सेम हमें दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे जो स्प्लिट होने का जो टेंडेंसी है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बिल्कुल बैक्टीरियल सेल की तरह है। तो इतने सारे एविडेंस होने के बाद हमें क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको एनगफल किया था यूकैरियोटिक सेल ने, और इसलिए थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस जो होती है ये इन सारे एविडेंस की वजह से जो होती है वो प्रूव होती है। ओके, बाकी अगर आप ऑर्गेनल देखोगे तो उनमें ऐसा दिखाई नहीं देता। जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को अगर आप ऑब्जर्व करो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे बैक्टीरियल सेल में उनका डीएनए रेप्लिकेट होता है और डीएनए दोनों सेल के पास हाफ हाफ चला जाता है, इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया में भी वैसा ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिका तैयार होती है और दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो है इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये और प्रूव करता है कि क्यों जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है वो बैक्टीरियल सेल से ज्यादा मैच करते हैं एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। तो इन सब पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, विद एविडेंसेस है। पूरे एविडेंसेस जितने भी हमने 6 यहाँ पे एविडेंस देखे, 6 के 6 एविडेंस हमें ये प्रूव करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों ऑर्गेनल जो है कभी ना कभी खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल या फिर जो बैक्टीरियल सेल बोल के वहां रहे होंगे, और जैसे ही यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए तो यूकैरियोटिक सेल ने इन दोनों को क्या कर लिया, एनगफल कर लिया। और आज जो रेस्पिरेशन का जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट करता है, और जो फोटोसिंथेसिस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे कैरी आउट करता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग द बॉटनी। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन yet, please subscribe to the botany optional channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.